हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो है बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन का पॉलिटी सब्जेक्ट का जो है सीरीज 7 जो है लेकर आया हूं। यानी जो है पार्ट 7 जो है ये वीडियो है पॉलिटी सब्जेक्ट का, जिसमें जो है आपको सीरीज 1 से लेकर जो है 6 तक मैंने जो है पॉलिटी का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन मैंने किया है और शायद आपको जो है इससे लाभ भी जो है मिला होगा। ये जो है आपका 7th जो है पॉलिटी सब्जेक्ट का जो है वीडियो है, जिसमें जो है आपके साथ जो है चर्चा करेंगे कि जो है बीपीएससी में जो है जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका जो है आंसर जो है फॉर्मेटिंग कैसे होगा और कैसे जो है उसका अप्रोच जो है रखा जाए कि जिससे जो है आंसर में जो है इफ़ेक्टिव जो है आंसर बन सके और जो है अधिक से अधिक जो है मार्क्स जो है हम उठा सके। ठीक है, तो जो है टॉपिक आपका जो है ये पार्लियामेंट है, क्योंकि पिछला वीडियो भी पार्लियामेंट से था। ये आपका पार्लियामेंट का लास्ट टॉपिक है, संभवतः लास्ट ही टॉपिक है ये, क्योंकि जो है सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो गए हैं। तो पार्लियामेंट चूँकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट, और इससे रिलेटेड जो है बार बार जो है बीपीएससी में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो संभावना है कि जो है पार्लियामेंट से जो है क्वेश्चंस इस बार भी आ सकता है। क्लियर, तो इसलिए जो है इस टॉपिक को जो है हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे जो है क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। सिर्फ बीपीएससी में नहीं, अदर एग्जामिनेशंस में भी अगर आप देखेंगे, जैसे जेपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे अदर कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन हो, वहाँ उस एग्जामिनेशन के मेंस में जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते ही रहे हैं। क्लियर, तो आज हम लोग जो है पार्लियामेंट से जो भी क्वेश्चंस है उसका जो है राइटिंग आंसर जो है अप्रोच देखेंगे कि कैसे जो है उसका आंसर्स जो है लिखा जा सकता है। क्लियर, तो जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं वो जो है 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस। ठीक है, मतलब भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण, ये कीवर्ड आपका राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो जो है आपका कीवर्ड जो है क्या है? पहला तो है संसद, ये आपका कीवर्ड है संसद। ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है जो संसद कीवर्ड है। और क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में। ठीक है, मतलब जो है राष्ट्रीय एकीकरण ये दूसरा जो है कीवर्ड है आपका, और एक प्रभावी मंच के रूप में है, ये जो है आपका तीसरा कीवर्ड है कि कैसे जो है संसद जो है एक प्रभावी मंच है ना, एक जो है इफेक्टिव जो है फोरम है, किसके लिए? जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, कि जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो है ये कैसे जो है एक प्रभावी मंच के रूप में जो है पार्लियामेंट कार्य करता है। तो आपको यही बताना है कि पार्लियामेंट जो है सिर्फ विधि ही नहीं बनाती है, बल्कि जो है जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए भी जो है एक प्रभावी जो है कार्य करती है। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन में जो है इसी चीज़ को जो है क्या करना, डिस्कस करना है, विवेचना करना है। क्लियर, अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन जो है हमने दिया है, परिचय इसका दिया है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी and a central institution in the democratic framework of the country. In a diverse nation like India, where people differ in terms of language, religion, ethnicity, region and culture, Parliament plays a crucial role in promoting unity and national integration. Clear? अब देखिए पार्लियामेंट जो है क्या कर रहा है कि भारत की संसद जो है लोकतांत्रिक ढांचे में सर्वोच्च जो है विधायी निकाय है। ये क्या है कि लोकतांत्रिक ढांचे में अगर देखेंगे, चूँकि हमारा जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और इसीलिए जो है पार्लियामेंट का जो है उसमें इम्पोर्टेंस जो है बहुत बढ़ जाता है। क्लियर, तो लोकतांत्रिक ढांचे में देखें तो सर्वोच्च जो है विधायी निकाय है। ठीक है, मतलब सुप्रीम जो है लेजिस्लेटिव जो है बॉडी है ये, और एक केंद्रीय संस्था है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में जहां लोग भाषा, धर्म, जातीयता, क्षेत्र और संस्कृति के मामले में, जहां पे लोग जो है भाषा, धर्म, जातीयता, क्षेत्र और संस्कृति के मामले में जो है भिन्न है, भिन्न मतलब अलग अलग हैं,
तो ऐसी स्थिति में संसद जो है एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। ये जो है आपका जो है इंट्रोडक्शन है कि कैसे जो है, अब हम आगे बताएंगे कैसे जो है पार्लियामेंट जो है वो एक प्रभावी भूमिका जो है निभाता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर। अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट है कैसे जो है भूमिका निभाता है पार्लियामेंट जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। तो उसमें पहला जो है हम पॉइंट दे सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट्स, है ना, विविध हितों का प्रतिनिधित्व। ये क्या करता है पार्लियामेंट जो है, ये विविध हितों का जो है क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कैसे करता है, जैसे देखिए पहला पॉइंट है संसद में चुने गए सांसद विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों और धर्मों से आते हैं। मतलब ये डाइवर्स कैसे है कि पार्लियामेंट में जो है कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं आता, कोई एक क्षेत्र से नहीं आता है, ठीक है, कोई एक कास्ट से नहीं आता, बल्कि डिफरेंट कास्ट के लोग वहाँ आते हैं, डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस के लोग आते हैं, डिफरेंट जो है रिलीजियस के लोग आते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है क्षेत्र के लोग आते हैं। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे जो है जो संसद है ये भी क्या है, विविधतापूर्ण है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है जाति, अलग अलग राज्य क्षेत्र से जो है चुनकर जो है एमपीज यहाँ पे आते हैं। दूसरा है इसमें यह सुनिश्चित होता है कि हर समाज और क्षेत्र की आवाज़ कानून निर्माण और नीति निर्धारण में शामिल हो। मतलब अलग अलग चुन के जो लोग आ रहे हैं, सिंपल सी बात है कि वो जो है नीति निर्माण में जो है अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो ये क्या है, तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि जो है जो नीति निर्माण विधि निर्माण हो रहा है या नीति निर्धारण हो रहा है, उसमें जो है समाज का हर क्षेत्र के जो है व्यक्ति या जो है अलग अलग धर्मों के व्यक्ति जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। क्लियर है। तो मतलब समाज और क्षेत्र की आवाज़ जो है कानून निर्माण और नीति निर्धारण में जो है वो क्या होता है, पार्टिसिपेशन करते हैं। तीसरा, यह एक ऐसा मंच है जहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सकता है, जिससे अलगाव की भावना कम होती है। मतलब ये ऐसा है क्योंकि देखिए अलगाव की भावना क्या क्षेत्रीयता स्तर पर जो है ज़्यादा मुखर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं, ठीक है, जो रीजनल जो है एस्पिरेशन है, तो उसको जो है क्या करता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का जो है एक मंच के रूप में जो है मंच जो है प्रदान करता है। क्लियर। जिससे जो है अलगाव की भावना जो है कम होती है और नेशनलिज्म से जो है वो क्षेत्रीय जो भावना जो होती है वो क्या होता है, नेशनलिज्म के रूप में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो अलगाव की भावना भी जो है इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से कम होता है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखें, डिबेट्स एंड डिस्कशन प्रमोट यूनिटी। अब जो है बहस और विचार विमर्श से जो एकता को बढ़ावा, ठीक है, तो बहस और जो है विचार विमर्श से जो है क्या होता है, एकता को बढ़ावा मिलता है। क्लियर। तो एकता को बढ़ावा जो है कैसे, जैसे संसद में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श और बहस होती है। अब संसद में जो है विभिन्न जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है विचार विमर्श होता है, बहस होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग जो है क्षेत्र के लोग होते हैं, तो उसमें एक सार्थक जो है बहस होता है, जिससे जो है क्या होता है कि जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है बेहतर जो है विचार विमर्श होता है और उससे क्या होता है कि जो है एक एकीकरण की भावना जो है उत्पन्न होता है। दूसरा देखें, इससे विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान होता है, जिससे रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिलता है। अब इसमें क्या है, विविध जो है विचारधारा के लोग जो है यहाँ पे शामिल होते हैं, आते हैं, और उनका दृष्टिकोण जो उनका अप्रोच होता है वो भी जो है आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है कि रचनात्मक जो है संवाद जो है बढ़ता है या रचनात्मक संवाद को जो है बढ़ावा मिलता है। क्लियर। तीसरा देखें, यह प्रक्रिया सामूहिक सहमति बनाने और राष्ट्र में सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। अब इसमें क्या है कि जो है ये जो संसद है एक तरीके से जो भी वहाँ पे क्रियाकलाप होता है, उस क्रियाकलाप को एक तरह से क्या है, सामूहिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे सामूहिक विचार विमर्श बहस इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिससे सामूहिक जो है क्या हो सके कि जो है सहमति बन सके किसी भी नीति निर्माण के विषय पे या विधि बनाने के विषय पे। ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि राष्ट्र में सामाजिक जो समरसता है उसको प्रोत्साहित करने में क्या होता है, ये सारे जो है
क्रियाकलाप क्या होता है, उन सामाजिक समरसता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो बैलेंसिंग रीजनल एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब ये पार्लियामेंट के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे जो रीजनल इंटरेस्ट होता है और जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके बीच में बैलेंस करने का जो है प्रयास किया जाता है, या बैलेंस करने का जो है एक मंच के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों में संतुलन जो है स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। अब राज्यसभा क्या है, क्योंकि राज्यसभा जो है राज्यों के द्वारा चुनकर एमपी वहाँ पे आते हैं और वो जो है राज्य के आधार पर जो है उस राज्य की जो समस्याएं हैं, उस राज्य का जो भी क्रियाकलाप है उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से जो है विभिन्न जो है राज्यों के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो क्षेत्रीय जो है प्रतिनिधित्व के रूप में वो होते हैं, उस राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में होते हैं और राज्य के जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्रियाकलाप है उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को वहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। उसके अलावा लोकसभा पूरे देश की जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है। तो एक तरीके से क्या है कि लोकसभा क्या करती है कि जो है पूरे देश की जनता का वो प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है या राज्यों के हितों की रक्षा जो है करने के लिए जो है वो कार्य करती है। क्लियर। अब दोनों को देखें, दोनों सदन मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय एकता जो है बनी रहे और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान किया जाए। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों सदन को देखें तो एक जो है क्षेत्रीय सम्मान की बात करता है और दूसरा जो है राष्ट्रीय एकता की बात करता है। तो एक तरीके से क्या है कि राष्ट्रीय एकता बना रहे और क्षेत्रीय विविधता जो है उसका भी सम्मान किया जाए, ये जो है संसद का प्रयास होता है और सामूहिक प्रयास होता है ये। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। पहला पॉइंट देखें, संसद भारतीय संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। अब संसद क्या है, जो भारतीय संविधान है उसका जो वैल्यू है और जो प्रिंसिपल है उसकी रक्षा करने में जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें, संसद के माध्यम से बनाए गए कानून धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समानता को जो है बढ़ावा मिलता है। क्लियर। अब संसद के माध्यम से जो है जो भी विधि बनाए जाते हैं, जो भी कानून का निर्माण किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और जो है इक्वलिटी को क्या करे, बढ़ावा जो है मिले। तो ऐसा जो है विधि बनाने का प्रयास किया जाता है या बनाया जाता है जिससे जो है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को जो है बढ़ावा मिल सके। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अत्याचार, भेदभाव, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता के खिलाफ बनाए गए कानून राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। ठीक है, मतलब अगर पार्लियामेंट जो है कई ऐसे कानून का निर्माण करती है जिससे जो है अत्याचार हो रहा है, चाहे लैंगिक जो है भेदभाव हो रहा है, तो उस अत्याचार को जो है दूर करने के लिए जो है विधि का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए कि जो है दहेज के कारण जो है महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए जो है दहेज निषेध जो है कानून बनाया गया। ठीक है, तो उसके अलावा भेदभाव, ठीक है, अस्पृश्यता, तो एक तरह से क्या है अनटचबिलिटी जो है ये इसके लिए भी कानून बनाया गया। भेदभाव जो महिला और पुरुषों के बीच में होता है उसके लिए भी कानून बनाया गया है। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए जो है कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी जिस तरीके से जो है कानून बनाया जाता है, ये कानून क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। जो भी इस तरह का कानून बनाया जाता है जिसमें भेदभाव, अनटचबिलिटी है ना, या सांप्रदायिकता को रोकने का जो है प्रयास किया जाता है, ये कानून क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। तो एक तरह से पार्लियामेंट जो है एक ऐसा मंच है जो क्या करता है कि इस तरीके का जो है कानून का निर्माण करता है जिससे जो है राष्ट्रीयता की भावना बढ़े और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिले। क्लियर। नेक्स्ट देखें, तो एड्रेसिंग नेशनल चैलेंजेज कलेक्टिवली, तो राष्ट्रीय चुनौतियों से जो है सामूहिक रूप से निपटना। अब इसमें देखिए पहला है आपदा, महामारी, युद्ध या अन्य राष्ट्रीय संकटों के समय संसद राष्ट्रीय एकजुटता का एक मंच बनती है। अब मान लीजिए कि जो है अब मान लीजिए कोई नेशनल क्राइसिस होता है, तो नेशनल क्राइसिस के समय में जो है पार्लियामेंट जो है बिकम द फोरम फॉर
कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब वहाँ पे सामूहिक जो है डिसीजन मेकिंग का एक मंच बन जाता है, एक फोरम बन जाता है, जिससे जो है आपदा के समय या महामारी के समय या युद्ध या अन्य राष्ट्रीय संकट के समय जो है क्या हो सके कि इन समस्याओं से जो है बेहतर तरीके से जो है निपटा जा सके। इसके लिए जो है कलेक्टिव जो है डिसीजन लिया जाता है। क्लियर, कलेक्टिव जो है कार्य होने लगता है। और इसमें जो है कोई जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए युद्ध हो जाता पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे में जो है पूरा संसद जो है सरकार को समर्थन कर देती है कि नहीं, युद्ध में जो है पूरे संसद के जो भी सदस्य हैं वो सारे जो है सरकार के डिसीजन के पीछे खड़े होते हैं। तो एक तरह से क्या दिखाता है कि जो है एक तरह से एकता का जो है पार्ट है, कलेक्टिव डिसीजन का पार्ट है। और ये कलेक्टिव डिसीजन क्या है, राष्ट्रीय एकता को जो है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है। दूसरा देखें, ये पूरे देश के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने का स्थान है। मतलब यहाँ पर जो है क्या है कि जो है संयुक्त रणनीति तैयार करने का और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जो है राष्ट्रीय हित पर जो है निर्णय लेने का काम करता है। जो भी यहाँ के एमपीज होते हैं वो राष्ट्रीय हित के आधार पर जो है निर्णय लेते हैं कि राष्ट्रीय हित में जो भी विधि बने या नीति बने, कार्यक्रम बने, वो राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, या जो है किसी को नुकसान पहुंचाने वाला जो है विधि ना होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है भाषा और पहचान की स्वीकृति। अब यहाँ पे क्या है, लैंग्वेजेज एंड आइडेंटिटी एकोमोडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे संसद में कई भारतीय भाषाओं में बहस करने की अनुमति है, जिससे भाषाई विविधता को सम्मान मिलता है। अब संसद में हम लोग देखें तो वहाँ पे जितने भी जो आपके संविधान में जो है भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है, उन भाषाओं में जो है आप बहस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर नहीं समझता तो उसके लिए ट्रांसलेशन का भी व्यवस्था होता है। तो भारतीय भाषाओं में जो है बहस करने की अनुमति है, जिससे क्या होता है कि भाषाई विविधता को क्या है, सम्मान मिलता है। कोई अगर साउथ से आया तो वो जो है तमिल बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, तो तेलुगु उसकी तेलुगु लैंग्वेज का भी जो है पार्लियामेंट में सम्मान होता है। जिससे क्या होता है, जब सारे भाषा बोलने वाले लोगों का जो है भाषाओं का जो है सम्मान होता है, तो सिंपल से बात है कि उनके अंदर में जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, ये एक ऐसा मंच है जहाँ क्षेत्रीय पहचानों को राष्ट्रीय पहचान के साथ समायोजित किया जाता है, जिससे भावनात्मक एकता मजबूत होती है। मतलब राष्ट्रीय पहचान के साथ जो है क्षेत्रीय पहचान को क्या किया जाता है, समायोजित जो है किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भावनात्मक एकता मजबूत होती है। ठीक है, इमोशनल जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको प्रमोटिंग मिलता है, प्रमोट होता है। क्लियर। और नेक्स्ट है चेक्स ऑन डिवीजन टेंडेंसी, मतलब विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर जो है नियंत्रण। संसद में जो है सांसद सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और अन्य विभाजनकारी मुद्दों पर जो है सवाल उठाते हैं, है ना। और दूसरा है विपक्षी दल संसद में सरकार की नीतियों की निगरानी करते हैं, जिससे कोई भी कानून या नीति राष्ट्रीय एकता को नुकसान ना पहुंचा सके या पहुंचाए। अब विपक्ष का भी भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। वो सरकार के जो है वैसी नीतियों को जिससे जो है या वैसे कानून का विरोध करते हैं जिससे जो है राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता हो। तो एक तरह से जो है विपक्ष भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। क्लियर। तो ये जो है इनका पॉइंट है। तो ये जो है बहुत सारे जो है पॉइंट हमने बताया है कि कैसे जो है पार्लियामेंट जो है एक फोरम जो है प्रदान करता है, जिससे जो है नेशनल इंटीग्रेशन जो है बनता है। क्लियर। उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बाद है निष्कर्ष है। ठीक है, निष्कर्ष में जो है भारतीय संसद भारत की विविधता का प्रतिबिंब है और एक ऐसा मंच है जहां अनेकता में एकता का सिद्धांत न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि उसे और सशक्त बनाया जाता है। समावेशी प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, खुली बहस और सामूहिक सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से संसद राष्ट्रीय एकीकरण को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। इस प्रकार भारतीय संसद न केवल कानून बनाती है बल्कि पूरे देश को भावनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकजुट करने का कार्य करती है। क्लियर। एक तरीके से क्या है कि जो है द इंडियन पार्लियामेंट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ए फोरम वेयर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली प्रिजर्व्ड but also strengthened. The Parliament provides an effective platform for national integration through
inclusive representation, protection of the rights of minorities, open debate, and the process of collective consensus. Thus, the Indian Parliament not only makes laws but also serves to unite the entire national emotionally, social and politically. ठीक है, तो एक तरीके से जो है पार्लियामेंट जो है किस तरीके का जो है कार्य करती है, विधि निर्माण तो करती है, कार्यक्रम तो बनाती है, उसके अलावा भी देखेंगे तो पार्लियामेंट जो है आल्सो सर्व यूनाइट द इंटायर नेशनल इमोशनली, सोशली एंड पॉलिटिकली. ठीक है, एक तरीके से जो है यह भावनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकजुट करने का कार्य करती है, एक मंच प्रदान करती है जिससे जो है जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा मिल सके, राष्ट्रीय एकता को जो है बढ़ावा देने का प्रयास करती है. क्लियर? तो ये क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी पॉइंट्स हमने बताया है ये पॉइंट्स जो है इफ़ेक्टिव पॉइंट है. इस पॉइंट्स को अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको अच्छा जो है नंबर मिलेगा, और इन चीज़ों को जो है आप इन पॉइंट को ही आप एक्सप्लेन कर दें बेहतर तरीके से, तो आपका आंसर बहुत ही बेहतर हो सकता है. क्लियर? अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अभी दूसरा क्वेश्चन आपका है 68 बीपीएससी में जो है दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट. क्वेश्चन है कि राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए. ठीक है, अब इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सपाट क्वेश्चन है. आपको इसमें क्या है, राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना करना है, डिस्कस करना है, और जो है द्वितीय सदन के रूप में जो है इसकी भूमिका का उल्लेख करना. तो आपको मालूम है कि ये जो है उच्च सदन होता है ना, हायर जो है हायर जो है ये जो है उच्च सदन होता है, आपको पता है. क्लियर? अब इसका जो है आपको क्या करना है कि इसकी संरचना और शक्ति को बता देना है, और उसके बाद जो है जो इसकी भूमिका क्या है इसका उल्लेख करना है. क्लियर? यही आपको इस क्वेश्चन में जो है आंसर जो है आपको बताना है. क्लियर? अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन है. यह भारतीय राजनीति के संघीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा विधानमंडल में एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है. ठीक है, अब ये क्या है कि जो है जिससे राज्यों के परिषद के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है. ठीक है, और ये भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, अपर हाउस ये है. ये भारतीय राजनीति के संघीय चरित्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है तथा विधानमंडल में एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है. इसका जो है इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन दिए हैं. ठीक है, द राज्यसभा, also known as the Council of States, is the upper house of the Indian Parliament. It represents the federal character of the Indian polity and acts as a permanent body in the legislature. ठीक है, तो ये सिंपल सा जो है इसका इंट्रोडक्शन है जो राज्यसभा के बारे में जो है शॉर्ट में हमने बता दिया है. अब इसका जो राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि पूछा गया, दो ही चीज़ पूछा गया, एक स्ट्रक्चर पूछा गया है और इसकी शक्तियाँ पूछा गया है. तो आपको जो है स्ट्रक्चर इसका बताना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है. तो कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो है संरचना, यही जो है इसका जो है हमने जो है इसका स्ट्रक्चर बताया है. तो पहला हम लोग देखें इसका जो टोटल स्ट्रेंथ है वो क्या है, 250 मेंबर्स है. ठीक है, उसके अलावा जो है दूसरा इसका पार्ट देखें तो इलेक्टेड मेंबर की संख्या क्या है, 238 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज यूजिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, अब इसमें जो है क्या है 238 मेंबर जो है क्या है, ये जो है इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो है नॉमिनेटेड मेंबर इसमें है. तो नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं, 12 मेंबर जो है
ये क्या है, नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द दियर एक्सपर्टीज इन फील्ड्स लाइक लेक्चरर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज, मतलब जो है सामाजिक या फिर जो है सामाजिक हो, कला हो, विज्ञान हो, इससे जो है जो भी एक्सपर्टीज़ है ना, इससे जो है 12 मेंबर जो है इसे नॉमिनेट किया जाता है। और 238 जो है 238 जो है इसमें क्या है कि जो है इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो 200 जो है 50 मेंबर्स ये आपका हो गए, ठीक है। तो ये जो है आपका 238 और जो है 12 जो है नॉमिनेटेड। अवधि देखें, इसका टर्म देखें तो राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, हाउ एवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 years एंड इलेक्शन आर हेल्ड टू फिल दीज वैकेंसीज। मतलब अवधि अगर देखें इसका तो राज्यसभा क्या एक स्थायी निकाय है, इसका जो है इसको कभी भी जो है भंग ये नहीं होता है। मतलब लोकसभा जैसे जो है हर 5 साल या उससे पहले जो है भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है कभी भी जो है भंग नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इसको स्थायी निकाय बोलते हैं, परमानेंट जो है बॉडी बोलते हैं ये, क्योंकि कभी भी जो है डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। हालांकि जो है इसके 1/3 सदस्य जो है 1/3 जो मेंबर है हर 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब हर 2 वर्ष में जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर्ड होते हैं, तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए जो है चुनाव जो है करवाए जाते हैं। क्लियर, इसका जो है पहला पार्ट स्ट्रक्चर का है। उसके बाद देखें राज्यसभा की शक्तियां देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर तो उसका वही है। अगर इसका हम जो है इसका पावर देखें राज्यसभा का, तो इसका पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर है, फिनेंशियल पावर है, ठीक है, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्तियाँ। तो विधायी शक्ति देखें तो अधिकांश मामलों में लोकसभा के साथ जो है समान विधायी शक्तियाँ जो है ये क्या करती है, साझा करती है, जिसमें जो है विधेयकों को जो है पारित करना भी शामिल है, धन विधेयक को छोड़कर। मतलब धन विधेयक जो है धन विधेयक पे जो है लोकसभा को स्पेशल पावर है, ठीक है। तो धन विधेयक अगर ये पारित नहीं भी करती है तो भी वो पास या पारित माना जाता है, ठीक है। बाकी जो है जो भी विधेयक जो है लोकसभा में पास होता है वो सारे विधेयक जो है यहाँ भी जो है पास किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और पारित कर सकती है। मतलब साधारण विधेयक हो, धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक हो, या फिर जो है संविधान संशोधन विधेयक हो, ठीक है, इन दोनों विधेयक को जो है राज्यसभा में भी जो है लाया जा सकता है, यहाँ भी लाकर जो है प्रस्तुत किया जा सकता है और पारित भी किया जा सकता है। तो जैसे भी सरकार का जो भी बहुमत होता है उस हिसाब से उस सदन में जो है अपना बिल को लेकर वो आती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिनेंशियल पावर। तो इस फिनेंशियल पावर में इसकी जो है सीमित भूमिका है, ठीक है, लिमिटेड इसका रोल है, खासकर जो है मनी बिल पे, है ना। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। तो धन विधेयक जो है केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो मनी बिल ही है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। क्लियर। दूसरा है इसका कि राज्यसभा केवल 14 दिन के भीतर, केवल 14 दिनों के भीतर जो है धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मतलब जो है धन विधेयक अगर मान लीजिए कि लोकसभा से जो है पास हो गया और राज्यसभा में जब वो बिल आता है, पहला ये पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा में जो है धन विधेयक को जो है मनी बिल को जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा है कि लोकसभा अगर उसको पास कर दिया, राज्यसभा को पास भेज दिया, तो ये ओनली फॉर 14 डेज के लिए इसके पास ये बिल रहता है, ठीक है, 14 डेज के। अब या तो राज्यसभा क्या करे, इस बिल को पास कर दे, क्लियर, पास करके भेज दे जैसे बिल आया था, या तो फिर इसमें अमेंडमेंट कर दे, संशोधन कर दे राज्यसभा। इसको है पावर है संशोधन करने का, लेकिन इस संशोधन को जो है लोकसभा एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है, उसके ऊपर है। क्लियर। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल को नहीं भेजती है लोकसभा में,
तो ऑटोमेटिक जो है बिल पास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो जो फिनेंशियल पावर है उसमें जो है राज्यसभा को जो है लिमिटेड जो है रोल है, बहुत जो है ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, फिनेंशियल बिल पे इसके पास पावर है, लेकिन स्पेशली जो है मनी बिल पर इसको जो है बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में देखेंगे कार्यकारी शक्ति, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो यहाँ पर देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, नोट द राज्यसभा। क्लियर। दूसरा, हालांकि यह कार्यपालिका पर चर्चा कर सकती है और उससे सवाल कर सकती है, जिससे अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है होता है, मतलब इनडायरेक्ट जो है कंट्रोल जो है होता है, क्योंकि जो है जो कार्यपालिका है उस पर वो चर्चा कर सकता है, डिस्कस कर सकता है और उससे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर। तो ये कंट्रोल इनडायरेक्ट रूप से जो है कार्यपालिका पर रखती है, लेकिन डायरेक्ट जो है कंट्रोल नहीं होते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल जो है लोकसभा के ऊपर होता है, लोकसभा के प्रति जो है जो कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी होती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। तो लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने में जो है ये भाग लेता है। ठीक है, उसके अलावा जो है और भी कोई भी साधारण विधेयक पास होता है, उस विधेयक को भी पास करने में जो इसकी भूमिका होती है। उसके अलावा जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें भी जो है इसकी भूमिका होती है। अगर हम देखें तो लगभग जो है भूमिका जो लोकसभा की है वही जो है आपको राज्यसभा का भी मिल जाता है। कुछ मामलों में लोकसभा का जो है स्पेशल जो है पावर दिया गया है, जैसे मनी बिल के ऊपर, तो वो बिल जो है लोकसभा के पावर में ही उसको रखा गया है। राज्यसभा को जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिला है, खासकर फिनेंशियल बिल में। बाकी बिल देखें तो उसमें जो है पूरा जो है पावर इसको दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, उसके अलावा जो है स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा का देखें इसके पास भी जैसे लोकसभा में मनी बिल पर स्पेशल पावर था, उसी तरह से राज्यसभा के पास भी जो है कुछ स्पेशल पावर है। जैसे हम लोग देखें पहला अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि वह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, अगर जो है राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से जो है किसी राज्य सूची के विषय को जो है पारित कर देती है, तो पार्लियामेंट जो है उस विषय पर जो है कानून बना सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब राज्यसभा जो है उस विषय पर जो है 2/3 मेजोरिटी से जो है उसको पारित कर दे। क्लियर। दूसरा है अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 इसमें है, इसके तहत जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की सिफारिश कर सकता है। मतलब जो है किसी जो है सर्विस को जो है अगर जो है ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है अगर राज्यसभा उस सेवा को सर्विस को जो है ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए जो है पास कर देती है, तो फिर जो है उसको बनाया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा लोकसभा के साथ जो है संवैधानिक संशोधनों में भूमिका निभाता है। ये जो है इसका स्पेशल पावर है। ठीक है। उसके अलावा देखें रोल ऑफ राज्यसभा एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा की जो है द्वितीय सदन के रूप में क्या भूमिका है। तो पहला हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, संघीय ढांचे का ये प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज़ के रूप में जो है कार्य करती है। ये सुनिश्चित करती है कि केंद्रीय नीतियाँ और कानून में राज्यों के हितों की अनदेखी ना हो। ठीक है, तो एक तरह से क्या करता है, संघीय ढांचे का जो है प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। क्लियर। दूसरा है विचार विमर्श करने वाला निकाय। ठीक है, विचार विमर्श करने वाला निकाय मतलब राज्यसभा में अनुभवी व्यक्ति, विद्वान, बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो उच्च गुणवत्ता और परिपक्व बहस में शामिल होते हैं, जिससे विधायी प्रक्रिया जो है समृद्ध होती है। ठीक है। उसके बाद रिविजिंग चैम्बर, संशोधन कक्ष, ये लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की फिर से जांच करता है और आवश्यक सुधार सुझाता है, जिससे जल्दबाजी या बिना
सोचे समझे कानून बनाने से रोकने में मदद मिलती है। मतलब एक तरह से क्या होता है, तो लोकसभा अगर मान लीजिए कोई जल्दबाजी में जो है किसी बिल को पास कर दिया, तो राज्यसभा जो है उस पर विचार विमर्श करती है, बहस करती है और एक तरह से फिल्ट्रेशन करती है कि इसमें क्या जो है सही है और क्या गलत है, उसमें वो संशोधन भी कर सकती है। क्लियर है? तो एक तरह से जो है ये नियंत्रण भी रखती है। उसके अलावा है स्टेबिलिटी एंड जो है कंटिन्यूटी, ठीक है, स्थिरता और निरंतरता। स्थायी सदन होने के नाते जो कभी भंग नहीं होता, ये संसदीय प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करता है, खासकर राजनीतिक अस्थिरता के समय में। ठीक है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, तो इस तरह कभी राजनीतिक अस्थिरता अगर हो गया है, ठीक है, राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है एक निरंतरता जो है प्रदान करता है। 5 देखें तो चेक एंड बैलेंस ऑन द लोकसभा, लोकसभा पर नियंत्रण और संतुलन। तो राज्यसभा जो है लोकसभा के निर्णय पर नियंत्रण के रूप में कार्य करती है, खासकर जब मजबूत बहुमत होता है, जिससे सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है और लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित होता है। मतलब राज्यसभा जो है तब इसका रोल और बढ़ जाता है जब जो है केंद्रीकरण जो है ज़्यादा होता है। जब किसी को प्रचंड बहुमत मिल जाता है तो जो है सेंट्रलाइजेशन जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा है वो जो है बैलेंस करता है लोकसभा को। क्लियर? और विशेष विधायी भूमिका, स्पेशल लेजिस्लेटिव रोल देखेंगे तो अंडर जो है आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा संसद को राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय हित की मांग होने पर एक महत्वपूर्ण विधायी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, मतलब देखें अंडर आर्टिकल 249 द राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, those playing a crucial legislative role when national interest demand। ठीक है, मतलब विशेष इसका विधायी भूमिका है जब जो है महत्वपूर्ण जो है विधायी भूमिका निभाती है जब राष्ट्रीय हित की मांग होने पर जो है राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बना सकता है। क्लियर? अब इसका कंक्लूजन है कि राज्यसभा राज्यों के हितों को संतुलित करके बहुसंख्यकवाद पर नियंत्रण के रूप में कार्य करके और गुणवत्तापूर्ण कानून बनाने में योगदान देकर जो है भारतीय संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसे अक्सर लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इसकी विशेष शक्तियां, स्थायित्व और विचार विमर्शपूर्ण कार्य से भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। क्लियर? तो ये जो है इसका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। तो क्लियर? इस तरीके से देखें तो जो है राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको बता दिया, और उसका जो है जो उसकी पावर है वो भी मैंने बता दिया, और जो इसका जो सेकंड चैम्बर के रूप में या जो है द्वितीय सदन के रूप में इसकी जो भूमिका है उसको भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। और मुझे आशा है कि जो है आपको इस वीडियो से जो है लाभ मिलेगा राज्यसभा को समझने में, राज्यसभा की शक्तियों को समझने में, राज्यसभा का विशेष जो पावर्स है उसको समझने में, और उसकी भूमिका क्या है डिफरेंट टाइप का उसको भी समझने में। क्लियर? तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर जो है अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।